Morning student, today we have a new chapter, that is principles of inheritance and variation. As some concepts of inheritance and variation we have already learned in class 10. In this chapter of first chapter of second unit of class 12, first of all, we have to be aware with these terminology. So, principle of inheritance and variation, दरअसल जो टॉपिक है वो आपको इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक्स के बारे में बात करना है हमें, या ये कहना है एक्चुअली में इस तरीके से कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा या इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंसेस कैसे आएंगे किसी पेरेंट में. नॉर्मल कंडीशन में आप समझिए कि किसी भी मैंगो के ट्री में आपको किसके फल मिलते हैं? मैंगो. आप इसमें कभी भी इसमें तकलीफ नहीं होती, आपको सब दिन सही लगता है. बट क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होगा? क्यों हर बार मैंगो के ट्री में मैंगो ही लगता है, एप्पल क्यों नहीं आता, चीकू क्यों नहीं हो गया? एक्चुअली में ये इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो इस प्लांट में देखने को मिल रहा है. ठीक उसी तरीके से कुछ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर कहाँ आते हैं? ह्यूमन के केस में देखने को मिलते हैं. और वो जो ब्रांच पूरी की पूरी जो ये डील करती है उसको हम कहते हैं क्या? जेनेटिक्स. सो यदि आप जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखें तो दिस इज एक्चुअली अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम और सम वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी इज नोन एज जेनेटिक्स. सो जेनेटिक्स का कुल मिलाकर कहने का यही है. सो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर and variation also. So from parent to child, ये डिसाइड करते हैं किसके थ्रू पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं. और इस पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है ये कैसे प्रोसेस होता है. इसके साथ साथ जो यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजी लिखी है उसकी मीनिंग समझना बहुत जरूरी है बेसिक लेवल पे. सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनहेरिटेंस? सो इनहेरिटेंस इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर कहां से कहां ट्रांसफर हुआ? फ्रॉम पेरेंट. सो मेनली कॉन्सेप्ट क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. When there is a transfer of character from one generation to the next is known as inheritance. दूसरा वर्ड आया है क्या? वेरिएशन. वेरिएशन इज एक्चुअली वर्ड जो यूज होता है वेरिएशन का मतलब ये होता है जब नॉर्मल चीजें चल रही हैं उससे कुछ अलग होना, वेरिएट हो. और इसीलिए वर्ड यूज किया गया वेरिएशन. और इसीलिए हमने यहां पर वर्ड यूज किया डिसिमिलर कैरेक्टर. यानी जो पेरेंट में कैरेक्टर मौजूद थे या जो कैरेक्टर अवेलेबल थे पेरेंट के साथ, वही कैरेक्टर बच्चे में या चाइल्ड में भी ट्रांसफर हो रहे हैं. तो ये जो ट्रांसफर की प्रोसेस है ये इनहेरिटेंस है. लेकिन जो पेरेंट में कैरेक्टर मौजूद थे कई बार वो वैसे ही कैरेक्टर जो है तो क्या नाम से बच्चे पे नहीं आते. तो जब ऐसे कैरेक्टर नहीं आते उनके अलावा कुछ अलग तरीके के कैरेक्टर विजुअलाइज होते हैं, वो कहलाता है क्या? वेरिएशन. और इसीलिए मैंने कहा कि डिसिमिलर कैरेक्टर, नॉट सिमिलर टू द पेरेंट. सो वर्ड आता है फिर साहब सिमिलर कैरेक्टर के लिए क्या वर्ड है? तो सिमिलर कैरेक्टर के लिए यहां पर नहीं वर्ड दिया लेकिन वर्ड है हेरिडिटी. हेरिडिटी का मतलब होता है similar character. As the character present in the parent, when the same character transferred to the progeny, such condition is known as heredity. When the different character are transferred from which are present in the parent but they are not present in the child, or which are not present in the parent but still they developed in the child, such dissimilar character are known as variation. And transfer of these both the type of character is carried out by the concept known as inheritance or transfer of character. So whenever there is a sexual reproduction, the information of character from parent transfer to the child. When the character are similar to their parent,
which comes into the child, they are known as heredity, and when they are different character or some new character are evolved, they are known as variation. And this variation is very necessary for the process of evolution, because until unless this variation will not take place, the process of evolution will not take place. बाकी और बहुत सारी चीजें कैसे ये काम करेंगे, किस तरीके से ये काम करेंगे, इसके बारे में हम और बात करेंगे. बट फिलहाल हम ये समझ जाएं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है वो जेनेटिक्स से डील करेगा. और ये तीन टर्म बहुत दिमाग में रखिएगा: इनहेरिटेंस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, वेरिएशन डिसिमिलर कैरेक्टर, एंड हेरिडिटी सिमिलर कैरेक्टर. देखिए, बहुत पुराने टाइम से, यानी जो हमारे एंसेस्टर थे, उनको भी एक चीज का आइडिया था कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू कैरेक्टर जो है तो ट्रांसफर हो रहे हैं, या जो है तो क्या नाम से जो कैरेक्टर है वो एक से दूसरे में जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूटिलाइजेशन. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे एंसेस्टर में जो डोमेस्टिकेटेड काऊ थी, उनको क्रॉस किया किसके साथ? वाइल्ड काऊ के साथ. और जो आज की डेट में आप साहिवाल प्रजाति देखते हैं, वो एक्चुअली में एक तरीके का क्या है, ये इन्हीं के क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद जो है तो क्या नाम से डेवलप हुई एक न्यू वेराइटी है. तो कहने का मतलब यह है कि उनको भी पता था कि यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण एक डोमेस्टिकेटेड काऊ और वाइल्ड काऊ मिलकर एक हाइब्रिड वेराइटी जो है तो डेवलप कर सकते हैं. तो कुछ वेरिएशन इसमें आएंगे, कुछ जो है तो सिमिलर कैरेक्टर आएंगे. तो जो हमें सिमिलर कैरेक्टर चाहिए थे वो मिल रहे हैं, और जो कुछ वेरिएशन चाहिए थे ताकि उसकी मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उसकी जो है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाए, मील पावर बढ़ जाए, जो वाइल्ड काऊ में हमको देखने को मिल रही थी, तो उस तरीके की चीजें डेवलप करने की कोशिश हमने की. इन्हीं यूं कहना चाहिए कि ये जितनी भी ओल्ड कॉन्सेप्ट थे कि प्लांट और एनिमल में भी जो है तो क्या नाम से हम डोमेस्टिकेटेड ब्रीड बना सकते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे साइंटिस्ट हुए, नाम था जॉर्ज मेंडल. और मेंडल साहब ने बहुत सारे जो है तो क्या नाम से इनहेरिटेंस को लेके, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को लेके कई सारी चीजें जो है तो क्या नाम से एक्सप्लेन की. और जॉर्ज मेंडल ने ही कही तो एक तरीके से जेनेटिक्स इनिशिएट की. आगे आप पढ़ेंगे कि शुरुआती दौर में जॉर्ज मेंडल के जितने भी काम थे उनको जो है तो अप्रिशिएट नहीं किया गया. और कुछ सालों बाद जब रिडिस्कवरी हुई जॉर्ज मेंडल की, तब बाद में जाके जॉर्ज मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया. वो हम आगे उसको देखेंगे. लेकिन फिलहाल यदि मैं जॉर्ज मेंडल साहब की बात करूं, जॉर्ज मेंडल साहब एक्चुअली में एक प्रिस्ट थे, पादरी थे एक चर्च में. और जहां वो प्रेयर करते थे चर्च में, उसी के सामने कुछ गार्डन लगा रखा था उन्होंने. वहां पर उन्होंने कुछ गार्डन की जो पौधा होता है उसको ग्रो कर रखा हुआ था, और उसका ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने. और ऑब्जर्वेशन एक दो दिन नहीं किया, उन्होंने तकरीबन 7 साल तक ऑब्जर्वेशन होता था. और ये टाइम ऑफ ड्यूरेशन था, आप कह सकते हैं 1856 के आसपास से लेके 1863 के आसपास. अब इन 7 सालों में जो ऑब्जर्वेशन उनका रहा, उस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू और कुछ मैथमेटिकल लॉजिक के थ्रू लोगों के सामने रखने की कोशिश की. मजेदार बात यह थी कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से देने की पहली बार कोशिश किसी व्यक्ति ने की थी. इसलिए मानकर चलिए विरोध होना काफी हद तक जायज, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल, ये इस टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात थी. आजकल तो इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया है, हर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटरमिक्स्ड. सो बट उस जमाने में 7 ईयर काम करने के बाद, 7 साल उन्होंने अलग अलग काम किया पी प्लांट के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल लॉजिकल डेटा दिया, और उससे उन्होंने कुछ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश की.
हालांकि मेंडल साहब के काम को कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी इसलिए किया क्योंकि उनका जो डेटा कलेक्शन था वो बहुत ज्यादा था। 7 साल किसी ने डेटा कलेक्ट किया तो डेटा कलेक्शन उनका 7 ईयर का था। उनके एक्सपेरिमेंटेशन खूब थे। उन्होंने जो है क्या नाम से बार बार उनको एक्सपेरिमेंट करके और प्रूफ किया था। और जो भी उनके डेटा थे उनको एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए थे, डेटा कलेक्शन किया था, उनको उन्होंने प्रूफ भी किया था बाय एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। उन्होंने उस डाटा कलेक्शन को प्रूफ भी किया था। तो ये प्रूफ भी था उनके पास, एक्सपेरिमेंट भी प्रूफ किए थे, डाटा कलेक्शन भी था। और इस तरीके के 7 ईयर का जो कॉन्सेप्ट लेकर जब आए मेंडल साहब, तब पहली बार जेनेटिक्स की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। या यूं कहिए कि जेनेटिक्स के बारे में क्यों किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, कैसे हमको आइडिया हुआ कि कहां से ये कैरेक्टर या फैक्टर जो है तो एक से दूसरे में जाते हैं, क्यों हमारी ज्यादातर कैरेक्टर हमारे मदर और फादर से मिलते हैं, क्यों बहुत कई बार कहते हैं घर में जाइए आप दादा या दादी कहते हैं ये अपने पिता से काफी मिलता है या अपनी माता से काफी मिलता है। तो ये जो कैरेक्टर हमको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, इनके पीछे क्या कारण है, ये पूरा का पूरा जॉर्ज मेंडल साहब ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखिए मेंडल साहब ने गार्डन पी के ऊपर काम किया, पाइथन सेप्टिमम जिसे कहते हैं। उन्होंने गार्डन पी में ये 7 कैरेक्टर देखे। ये क्या थे? जब भी आप कोई भी पौधा देखते हैं तो आपको दिखाई देता है, ये नॉर्मल से कैरेक्टर जो आप देख सकते हैं। उन्होंने पौधों की हाइट देखी, सीड का शेप देखा, जो ग्रो होने के बाद जो सीड आया उसका शेप देखा, सीड का कलर देखा, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉट का शेप, पॉट का कलर। अब हाइट में तो कोई डाउट नहीं, सीड के शेप में भी कोई डाउट नहीं। पॉट वो फल्ली को कहते हैं जिसके अंदर सीड मौजूद होते हैं, तो वो पॉट कहता है। फ्लावर की पोजीशन और कलर तो आपको पता है। उन्होंने जब 7 ईयर तक ये जो एक्सपेरिमेंटेशन किया गार्डन पी प्लांट के ऊपर, तो उन्होंने पहली बार ये ऑब्जर्व किया कि ये जितने भी वो 7 कैरेक्टर, 7 साल उन्होंने काम किया और 7 साल जो है क्या 7 उनके कैरेक्टर थे। उन्होंने देखा कि हर एक कैरेक्टर के 2 एंटीगोनास्टिक ट्रेट। ये एंटीगोनास्टिक मींस एक दूसरे के अपोजिट। जैसे हाइट में उन्होंने देखा कि कुछ पौधे या तो टॉल हैं और कुछ पौधे कैसे हैं, डॉल, यानी कुछ पौधों की हाइट बड़ी है, कुछ पौधों की हाइट छोटी। इसी तरीके से सीड शेप में उन्होंने देखा कि कुछ सीड्स कहते हैं राउंड और कुछ कैसे हैं व्रिंकल्ड। इसी तरीके से सीड कलर में कुछ येलो, कुछ ग्रीन, फ्लावर कलर में वायलेट और व्हाइट, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल, पॉट शेप में फुल है कंस्ट्रक्टेड, लास्ट है पॉट कलर ग्रीन है। सो उन्होंने हर एक कैरेक्टर पे 2 क्या देखे, अलग अलग ट्रेट देखे। यानी कुछ पौधे मीन्स गार्डन पी का ही पौधे में उन्होंने देखा कुछ पौधों की हाइट ज्यादा थी, कुछ की कम थी। उन्होंने कुछ गार्डन पी को जब ग्रो किया तो उन्होंने देखा कुछ के सीड राउंड आ रहे हैं, कुछ के सीड व्रिंकल्ड आ रहे हैं। कुछ उन्होंने पॉट देखे जो फुल थे, कुछ कंस्ट्रक्टेड थे, कुछ के पॉट का कलर ग्रीन था और इसी तरीके से फ्लावर कलर में कुछ के वायलेट थे, कुछ के व्हाइट थे। इस तरीके से उन्होंने ये 7 कैरेक्टर देखे और उन 7 कैरेक्टर के एंटीगोनास्टिक ट्रेट देखे। और जब इस तरीके से उन्होंने देखा तो उन्होंने लगा आखिर ये ऐसा क्यों है। और फिर यही देखकर, यही ऑब्जर्वेशन के बाद उनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक ही कैरेक्टर के जो दोनों एंटीगोनास्टिक ट्रेट हैं इनको आपस में क्रॉस कराया जाए, सेल्फ क्रॉस कराया जाए, पॉलिनेशन कराया जाए, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया जाए और देखा जाए कि क्या रिजल्ट आता। ये उनकी क्यूरियोसिटी थी उस समय में। और उन्होंने इन 7 के 7 कैरेक्टर को लेकर और जो है तो क्या नाम से क्रॉस कराना शुरू किया। क्लियर हो रही मेरी बात? क्योंकि हर एक पी प्लांट में वो 7 कैरेक्टर थे, हम अभी एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और हमने मान लिया इनहेरिटेंस हम कर रहे हैं, जो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, हम एक जीन की बात कर रहे हैं केवल, या एक फैक्टर की बात कर रहे हैं, जीन ना कहें तो इनहेरिटेंस के एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। और वो कौन सा है?
हाइट, और हाइट में कौन से हैं, एक है टॉल प्लांट, दूसरा है कैसा, डॉर्फ। यही दो प्लांट हमने क्या किया, मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल साहब ने किया टॉल प्लांट लिया और डॉर्फ प्लांट। इनको वो क्या कराना चाहते थे, सेल्फ क्रॉस कराना चाहते थे या क्रॉस पोलिनेशन कराना चाहते थे। सो इनके भी गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, इसके भी गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब आप किसी को भी मेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, किसी को भी फीमेल कर सकते हैं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। सपोज करो टॉल से एक गैमेट बना और डॉर्फ से एक गैमेट बना होगा, और इन गैमेट के आपस में फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद जो नया पौधा बना वो कैसा बना, टॉल। मीन्स एक का पोलन ग्रेन लिया गया और दूसरे का ओवम, और जब ये पोलन ग्रेन इस ओवम में हमने आर्टिफिशियल कराया, क्योंकि अपने तरीके से फ्यूज कराया, तो जो नया पौधा बना, जो जितने भी सीड बने या जितने भी डेवलपमेंट हुए या ग्रो हुए, वो सब के सब कैसे थे, टॉल। मेंडल साहब ने कहा कि जब किन्हीं दो ट्रेट को एक कैरेक्टर के, इनको उन्होंने ट्रेट वर्ड नाम दिया था, तो दो ट्रेट को, दो अलग अलग एंटीग्नास्टिक ट्रेट को जब आपस में क्रॉस किया जाता है, तो जैसा वो सोच रहे थे या आप और मैं सोच रहे थे कि यदि एक पौधा 10 फीट का लंबा है, एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, डॉर्फ पौधा 5 फीट लंबा है, तो ये कितना होना चाहिए था, 10 और 5 करके 15 हो गए, 15/2 मीन 7.5 का होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, दोनों के कैरेक्टर बराबर बराबर आने चाहिए, क्योंकि इधर से पोलन ग्रेन आ रहा है, इधर से ओवम आ रहा है, हाफ कैरेक्टर इधर से, हाफ कैरेक्टर इधर से। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, यहां जो तो पौधा मिला उसकी हाइट भी कितनी थी, 10 फीट थी। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, इतनी हाइट नहीं, एग्जाम्पल यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ भी कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी। ये देखकर मेंडल साहब को थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, यदि एक टॉल प्लांट को डॉर्फ के साथ हम क्रॉस कर रहे हैं तो टॉल आ रहा है, फिर ऐसे तो डॉर्फ कभी आएगा ही नहीं। और उन्होंने इस क्रॉस को F1 जनरेशन या फीलियर जनरेशन, फीलियर 1F जनरेशन के नाम से था, इसको इंडिकेट, क्योंकि जितने भी सीड डेवलप हुए वो सब के सब सीड को ग्रो करने में टॉल प्लांट आ रहे थे। तो मेंडल साहब ने बाद में इन्हीं टॉल प्लांट को आपस में क्या कर दिया, सेल्फ क्रॉस करा। क्या कराया, सेल्फ क्रॉस कराया, मतलब जो दो पौधों को आपस में क्रॉस कराया, उसके जितने भी सीड आए उनको ग्रो किया, तो देखा सभी के सभी टॉल आ रहे हैं। तो वो जो सभी टॉल पौधे आ रहे हैं उनको आपस में फिर से एक बार और क्रॉस कराया, जैसे यहाँ एक जनरेशन में क्रॉस कराया, एक जनरेशन में और क्रॉस कराने की बात। अभी इनके भी क्या बनेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट में एक तरफ पोलन ग्रेन बनेगा, एक में किसी में क्या बनेगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा, और ओवम का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ जो प्रोजेनी बन रहे थे, यहाँ पर मजेदार बात है कि यहाँ तो दोनों भी टॉल थे, यहाँ तो एक टॉल और एक डॉर्फ था, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता, लेकिन चूंकि यहाँ दोनों टॉल थे तो हमें उम्मीद थी कि क्या बनेगा, केवल टॉल पौधा आएगा। लेकिन मजेदार बात यह थी कि टॉल के साथ साथ कौन सा पौधा आ रहा था, डॉर्फ पौधा भी बन रहा है। यानी इनसे जो सीड बनी उनको जब ग्रो किया गया तो देखा गया कि कुछ टॉल पौधे ग्रो हो रहे हैं उन सीड से, और कुछ कैसे हो रहे हैं, डॉर्फ पौधे। और जब उनको, जैसे मैंने पहले कहा कि मेंडल साहब ने मैथमेटिकल और स्टैटिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था बायोलॉजी में, तो उन्होंने देखा कि जितने भी सीड डेवलप हुए हैं इन दोनों टॉल प्लांट के क्रॉस से, उनमें से 1/4 पार्ट जो है वो डॉर्फ प्लांट का है और 3/4 प्लांट किसका है, टॉल प्लांट। मतलब यदि टोटल 4 सीड ग्रो हुए तो उनमें से 3 सीड कैसे होंगे, वो टॉल प्लांट ग्रो करेंगे, लेकिन एक सीड क्या करेगा, डॉर्फ प्लांट शो करेगा। ये उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया, और इस दूसरे क्रॉस को या उसके रिजल्ट को उन्होंने F2 जनरेशन का नाम दिया। किसका नाम दिया, F2 जनरेशन का नाम दिया। F2 का नाम देने के साथ साथ एक चीज और मेंडल साहब को जो क्लियर हुई, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये आज आपको पता चलता है कि आपके क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम में वो कैरेक्टर मौजूद है जिससे इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स से आप तक पहुंच रही है। बट आज से आप समझिए 1853 1856 में जब न्यूक्लियस तक का डिस्कवरी नहीं हुआ था,
उस टाइम पे इस बात को कैलकुलेट करना, और इसीलिए इनका नाम दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ये हाइपोथेसिस फाइंड आउट किया। जब यहाँ पर डॉर प्लांट मिला तब उनको लगा कि इसका मतलब है कि यहाँ से डॉर प्लांट यहाँ जरूर विजुलाइज नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसी चीज है जो इस टॉल प्लांट में मौजूद है, जो इस डॉट के कैरेक्टर को कैरी कर रही है, बस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। वही चीज यहाँ जब हमने फिर से टॉल प्लांट को आपस में क्रॉस किया F2 जनरेशन में, तो वो इस तरीके की हो गई कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा फैक्टर है, कुछ ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होकर यहाँ तक पहुंच रही है, जिसके कारण फिर से टॉल प्लांट देखने को मिला। अदरवाइज यहाँ तो दोनों कैसे थे, टॉल प्लांट थे। तो वो कौन सी चीज थी, वो फैक्टर, वो कॉन्सेप्ट, इसी के बारे में मेंडल साहब ने जेनेटिक्स में आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। देखिए, हमने ये तो मान लिया, मेंडल साहब ने ये बता दिया कि टॉल और डार्क को क्रॉस करने में जो प्रोजेनी आएगी, पहले वो टॉल आएगी, फिर उसके बाद डार्क। दरअसल उन्होंने ये काम, यानी कि ये जो क्रॉसिंग की प्रोसेस है, सबके साथ की। उन्होंने जब हाइट कैरेक्टर लिया तो हाइट कैरेक्टर में टॉल और डार्क को क्रॉस किया, तो पहली वाली जनरेशन में केवल कौन दिखा, टॉल दिखा। फिर उन्होंने शीट शेप को लिया, शीट शेप में भी उन्होंने जो है तो क्या नाम से राउंड और व्रिंकल्ड को क्रॉस किया, और जब इन दोनों को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में उन्होंने क्या मिला, राउंड। उन्होंने फ्लावर कलर लिया, वायोलेट और व्हाइट को क्रॉस कराया, एंड F1 जनरेशन में उन्हें क्या मिला, वायलेट। और ये उन्होंने एक बार भी कई बार किया, और एक बार इसका मेल गैमेट लेके, एक बार फीमेल गैमेट लेके, अगली बार में इसका फीमेल गैमेट लेके और इसका मेल गैमेट लेके, हर तरीके से प्रोसेस की, हर बार रिजल्ट सिमिलर था। F1 जनरेशन में जब भी कभी टॉल और डॉर्क का उन्होंने क्रॉस किया तो रिजल्ट सब दिन क्या आया, टॉल। उन्होंने राउंड और व्रिंकल्ड को आपस में क्रॉस किया, रिजल्ट सब दिन क्या आया, राउंड। उन्होंने वायलेट और व्हाइट को जो है तो क्रॉस किया, हर बार रिजल्ट क्या आया, वायलेट। और जब ये हर बार ऐसा ही रिजल्ट आया, और बाद में जब इस टॉल को F1 जनरेशन में उन्होंने सेल्फ क्रॉस किया, तो सेकेंड जनरेशन में उनको डॉर्क मिला। राउंड को जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस किया तो सेकेंड जनरेशन में उनको व्रिंकल्ड मिला। वायलेट को उन्होंने जब सेल्फ क्रॉस किया, सेकेंड जनरेशन में उनको व्हाइट मिला। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर पहली बार मेंडल साहब ने कहा कि हाइट जो कैरेक्टर है, उसके जो दो ट्रेट हैं, उनमें से एक डोमिनेंट ट्रेट है, दूसरा रिसेसिव ट्रेट। अब उन्होंने किसको डोमिनेंट कहा, उन्होंने कहा कि जो भी किसी भी कैरेक्टर के जो दोनों ट्रेट हैं, उनको क्रॉस करने में जो भी F1 में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो क्या कहलाएगा, ये डोमिनेंट। राउंड भी कैसा है, डोमिनेंट। वायलेट भी कैसा है, डोमिनेंट। ऑटोमेटिकली जो दूसरा वाला होगा वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। क्या हो जाएगा, रिसेसिव। अब आप यदि पीछे की तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने जो 7 कैरेक्टर बताए थे और ट्रेट लिखे थे, तो जो कैरेक्टर के तुरंत बाद वाला जो पहले ट्रेट लिखा था मैंने, टॉल, राउंड, येलो, वायलेट, देन एक्सियल, वो सब के सब डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो बाद वाला लिखा था वो सब के सब रिसेसिव है। लेकिन चूंकि वहां मैंने डोमिनेंट एंड रिसेसिव वर्ड यूज नहीं किया, अभी आपको क्लियर हो गया कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव का कॉन्सेप्ट कहां से आया मेंडल के दिमाग में। उसके बाद ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव आने के बाद कुछ और भी चीजें हैं जो हमको जानना जरूरी है। चूंकि मेंडल साहब ने कहा कि कोई फैक्टर, मेंडल ने वर्ड यूज किया क्या, फैक्टर, जो कि ट्रांसफर हो रहा है कहां से कहां, पेरेंट टू चाइल्ड। खाला हो प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे तो पेरेंट, प्लांट पेरेंट से चाइल्ड पेरेंट पे काम कर। उन्होंने कहा इस फैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, एलील्स। दरअसल एलील वर्ड जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट पे इंडिकेटेड वर्ड थे, क्योंकि हमको किसी ने, क्योंकि हर बार हम टॉल और डॉर्फ और टॉल और डॉर्फ और फ्लावर एक्सियल पोजीशन, फ्लावर टर्मिनल पोजीशन ऐसे नहीं बता सकते थे।
तो चूंकि हमने मैथमेटिकल इसे एक्सप्रेस करना था, तो उस कारण हमने क्या किया कि इनके इंडिकेशन, इनके डोनेशन रख लिए हमने कि एलील के थ्रू हम उनको एक्सप्रेस करेंगे। और एलील इंग्लिश अल्फाबेट के वर्ड थे। कैसे नाम रखते हैं वो अभी हम बात करें। अब यदि मैं एलील की बात करूं तो जो मेंडल साहब के जो कैरेक्टर थे, कैरेक्टर के क्या थे, दो ट्रेड थे। जैसे मान लीजिए एक कैरेक्टर हम लेते हैं हाइट। हाइट के दो ट्रेड क्या थे, टॉल एंड डॉट। ऐसी कंडीशन में ये एलील जो है ये कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन ये इनके ट्रेड को एक्सप्रेस करने के लिए बनाए गए। यानी इंग्लिश के अल्फाबेट के थ्रू हम टॉल को इंडिकेट करने वाले थे, इंग्लिश के अल्फाबेट के थ्रू हम डॉट को इंडिकेट करने वाले। और हमने कहा कि इंग्लिश के अल्फाबेट में यूज करना, तो हमने देखा कि इन टॉल और डॉट में डोमिनेंट कौन है, तो हमें पता चल गया कि टॉल डोमिनेंट है। तो हमने टॉल के पहले जो लेटर है उसको हमने ले लिया इंग्लिश अल्फाबेट के तौर पर, एंड दैट इज कैपिटल टी। और सिंगल एलील से कोई भी ट्रेट एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता था, सब दिन एलील पेयर के थ्रू एक ट्रेट को क्या किया जा सकता था, एक्सप्रेस किया जा सकता था। और इसी कारण यहां पर हमने क्या रखा, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो जब कभी भी कैपिटल टी आया, इसका मतलब वो किसको इंडिकेट कर रहा है, टॉल को, और उसके डोमिनेंट को और उसके रिसेसिव को इसी के स्मॉल लेटर के साथ हमने इंडिकेट किया, यानी स्मॉल टी स्मॉल। तो याद रखिए केवल एक सिंगल टी एलील है, लेकिन जब दो एलील आपस में मिल जाते हैं, एलील पेयर बनाते हैं, तब वो किसी न किसी ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पर कैपिटल टी मिलकर टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी मिलकर डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? और अब आप कहेंगे यदि यहां से कैपिटल टी लिया तो यहां से स्मॉल डी क्यों नहीं ले लिया? एक्चुअली यदि मैं इस तरीके से करूं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जनरेट होगा। जब कभी साथ में कैपिटल टी और स्मॉल डी लिखा होगा तो हमें ये समझने में आसानी नहीं हो पाएगी कि ये इसी का रिसेसिव है या नहीं। लेकिन यदि यहां पर मैं स्मॉल टी रखता हूं तो मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैपिटल टी का ही रिसेसिव क्या है, स्मॉल टी। इसलिए केवल जो डोमिनेंट है उसी के पहले लेटर को लेकर हम इंडिकेट करते हैं एलील पेयर में, इस जो रिसेसिव है उसके पहले लेटर को हम नहीं देते। इज इट क्लियर? दूसरी चीज ये थी कि यहां पर हमने देखा कि टॉल के लिए कैपिटल टी हमने कहा, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी हमने कहा, ये हमने कहा। अब थोड़ी देर के लिए एक और वर्ड यहां पर आता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। वो क्या होता है वो समझ जाइए। जब किसी भी ट्रेट को दो सिमिलर एलील एक्सप्रेस करते हैं, देन इट इज नोन एज होमोजाइगस ट्रेट। होमो मीन्स सेम एलील से जो जाइगोट बना हो, क्या ट्रेट बना उसको होमोजाइगस। तो ये भी क्या कहलाएगा, होमोजाइगस ट्रेट। तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक हेट्रोजाइगस ट्रेट भी हो सकता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। मैंने पहले ही कहा था कि जहां कहीं भी कैपिटल टी, क्योंकि आपने देखा होगा टॉल और डॉग को जब हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन को जो रिजल्ट आया वो टॉल आया, लेकिन जब दो टॉल को हमने आपस में क्रॉस किया तो हमने देखा कि F2 जनरेशन में डॉर्फ भी विजुलाइज हुआ। मतलब इस कंडीशन में ये जो स्मॉल टी है ये डॉर्फ के कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। अरे मेरी बात सुन, चूंकि ये डॉर्फ के कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, लेकिन फिर भी ये पौधा कैसा है, टॉल है, क्योंकि उसमें एक क्या मौजूद है, कैपिटल टी। चूंकि एक डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद है इसलिए ये टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। बट इस तरीके के ट्रेट को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस ट्रेट, बिकॉज यहां पर दो डिसिमिलर एलील हैं।
तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हेटेरोजाइगस मीन्स डिसिमिलर एलील और होमोजाइगस मीन्स सिमिलर एलील। यहां एक चीज और समझ जाइए होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में कि आप कैपिटल टी को देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी को देखिए, स्मॉल टी को देखिए। आप देखेंगे कि कैपिटल टी दोनों में टॉल है, तो ये क्या होगा पौधा टॉल होगा। कैपिटल टी, एक स्मॉल टी है रिसेसिव, लेकिन एक कैपिटल टी मौजूद है, इसलिए ये भी पौधा कैसा होगा टॉल। स्मॉल टी यहां कोई कैपिटल टी नहीं है, तो इसलिए रिसेसिव है, इसलिए क्या हो जाएगा डॉर्फ। यदि मैं आपको ये चीजें ना बताऊं तो आप क्या पढ़ेंगे, दो टॉल पौधे पढ़ेंगे और एक कैसा पढ़ेंगे आप डॉर्फ पौधा पढ़ेंगे। एम आई राइट? दूर से देखकर किसी पौधे को जो लंबाई में ऊंचा होगा उसको आप टॉल कहेंगे, जो छोटा उसको डॉर्फ कहेंगे। तो देखकर फिनोटिपिकली जो है ये दो टॉल है और एक डॉर्फ है। लेकिन यदि मैं ये आपको कोडिंग दिखा दूं, आपको एलील दिखाना शुरू कर दूं और अब पूछूं अब बताइए, तब आप कहेंगे ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस डॉर्फ। होमोजाइगस डॉर्फ सब दिन होमोजाइगस ही होगा, उसको हेटेरोजाइगस वो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम जीन लेवल पे किसी प्लांट को सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं, उनके रेशियो देते हैं, तो वो रेशियो कहलाता है जीनोटिपिकली रेशियो या जीनोटाइप रेशियो। और जब हम किसी को उसके फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से उनको कैटेगराइज करते हैं, वो कहलाता है फिनोटाइप रेशियो। ये भी आपके सिलेबस में आएंगे और हम बात करेंगे, तब उस पर हम और आगे इस पर डिस्कस करेंगे। अब जो मेंडल सर ने जो शुरुआत की थी एक्सप्लेन करने की, अब वहां पर हम एलील पेयर रखकर कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या बात करी थी। तो हमने देखा कि उन्होंने हाइट के दो ट्रेड को आपस में क्रॉस किया। यहां एक बात और बता दूं, उन्होंने इसको नाम दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कंफ्यूज मत रहिएगा नाम से, मोनो एंड हाइब्रिड क्रॉस तो चलिए किसी दो का फ्यूजन, ये मोनो हाइब्रिड से क्या मतलब। यहां जो मोनो वर्ड है, मोनो का मतलब तो सिंगल होता है, यदि सिंगल है तो उसमें हाइब्रिड होगा, फिर क्रॉसिंग कैसे हो पाएगी। दरअसल ये मोनो वर्ड जो है वो कैरेक्टर को इंडिकेट करना है, और जो हाइब्रिड वर्ड है वो एक्चुअली में इस कैरेक्टर के दो अलग अलग ट्रेट को बता रहा है। मतलब एक कैरेक्टर के दो ट्रेट को आपस में क्रॉस करना। मोनो मीन्स किसको इंडिकेट कर रहा है, हाइट को। हाइब्रिड किनका किनका होना है, टॉल और डॉर्फ, इनको आपस में क्रॉस करना है, इसलिए नाम था क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरीके से आगे आप टॉपिक में पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहां पर हम दो कैरेक्टर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके ट्रेड कितने हो जाएंगे, चार, क्योंकि एक के दो ट्रेड है, तो यदि हम दो कैरेक्टर लेंगे तो उनके ट्रेड कितने हो जाएंगे, चार। तो वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मतलब है, मोनो का मतलब सिंगल कैरेक्टर और हाइब्रिड कितना करना है, उनके दो ट्रेड्स। इज इट क्लियर नाउ? अब यहां पर आ जाते हैं, फिर से हमने टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करने की बात की थी। यहां पर अब हम यूज करेंगे कैपिटल टी, यहां पर यूज करेंगे स्मॉल टी। हमने कहा कि जब भी किसी को, ये पेरेंट प्लांट है, F1 जनरेशन नहीं है, ये पेरेंट प्लांट है, तो जब भी कभी इनको आगे फर्टिलाइजेशन करना होगा तो हमने पढ़ा है क्या कि इन दोनों में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। अब आपको पता है कि जब कभी भी मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। तो ये जो दोनों एलील पेयर हैं जो ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म द गैमेट। यही क्या है, गैमेट्स आफ्टर सेग्रीगेशन। इज इट क्लियर? अब ये दोनों गैमेट बने, इन दोनों का आपस में क्या होना है, फ्यूज होना है। जब ये आपस में फ्यूज होने की कोशिश करेंगे तब कैसे इनको मिक्स किया जाए, रैंडमली मिक्स होना है। कोई जरूरी नहीं कि ये इसके साथ हो या इसके साथ हो, कोई किसी के साथ भी जो है तो क्रॉस कर सकता है।
सो इसको बनाने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही थी, कैसे इसको किया जाए। यदि मैं एक पहले इसको इसके साथ क्रॉस करता हूँ, फिर इसको इसके साथ, तो समझने में थोड़ी सी तकलीफ थी। इसको आसान बनाया किसने? पुनेट साहब ने। पुनेट साहब ने एक चेकर बोर्ड दिया जिसे पुनेट स्क्वायर के नाम पे जानते हैं, उसको यहां बना दिया। पुनेट साहब ने कहा कि जो भी गैमेट को आप क्रॉस कराना चाहते हैं, एक पेरेंट के गैमेट को आप एक साइड में लिख दीजिए, दूसरे के पेरेंट के गैमेट को आप दूसरे साइड में लिखिए, मीन्स एक इस साइड में और एक इस साइड। तो लीजिए मैं इसको यहां लिखता हूं, कैपिटल टी, ये मैंने लिख दिया, और ये जो दोनों गैमेट थे इनको मैंने यहां लिखा। एनी डाउट? अब इनको क्रॉस कर लीजिए। जब आप क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। क्योंकि इन चारों के चारों, मेंडल साहब ने भी यही कहा था कि जब हम टॉल प्लांट और डॉर प्लांट को आपस में क्रॉस करते हैं तो जो F1 जनरेशन आता है उसमें सभी के सभी पौधे कैसे मिलते हैं हमको? टॉल में है। यहां भी सभी के सभी पौधे कैसे हैं? टॉल है। क्यों टॉल है? क्योंकि जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कौन एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को? केवल यहां पर कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा है। इस देयर एनी डाउट? तो यहां तक जो मेंडल साहब ने कहा था एलीट पेयर लेके भी, यहां तक F1 जनरेशन तक बात बिल्कुल सही है। मेंडल साहब ने कहा कि अब इन्हीं को फिर से सेल्फ क्रॉस कीजिए। यही जो F1 जनरेशन आया है इसको आपस में क्या कर दीजिए? सेल्फ क्रॉस कर दीजिए। चलिए इन दोनों को हम क्या करते हैं? सेल्फ क्रॉस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब यदि यहां मियोसिस हुआ था गैमेट फॉर्मेशन में, तो यहां पे भी क्या होगा? मियोसिस होगा गैमेट फॉर्मेशन। और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, ये चार गैमेट बनेंगे। इज इट क्लियर? यहां जगह नहीं है, हम यहां पर बनाते हैं थोड़ा सा। अब इनको यदि क्रॉस करना है, या यूं समझिए कि जो हमारा चेकर बोर्ड है वो जब बनेगा तो कैसे बनेगा? ये फिर इस तरीके का चेकर बोर्ड बना लीजिए। इन गैमेट को यहां ले लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के गैमेट हमने यहां ले लिए। अब इनको क्रॉस कराइए, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये क्या है? ये है F2 जनरेशन आफ्टर द सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन। ये F2 जनरेशन आ गई यहां पर। ये अब यदि यहां आप देखें तो मेंडल साहब ने क्या देखा? मेंडल साहब ने देखा था कि यहां पर जो रिजल्ट आया था उनको 3 टॉल प्लांट मिले थे और एक क्या मिला था? डॉर्फ प्लांट मिला था। क्या ऐसा है? आंसर इज यस। ये एक ऐसा होगा जो कैसा होगा? डॉर्फ होगा, और बाकी ये 3 कैसे होंगे? टॉल होंगे। और क्यों होंगे ये टॉल? क्योंकि यहां पर स्मॉल टी है, कैपिटल टी नहीं, दोनों स्मॉल टी नहीं है, एक ही स्मॉल टी है, और उनके साथ क्या मौजूद है? एक कैपिटल टी मौजूद है। क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है इसलिए वही अपने कैरेक्टर को शो करेगा, स्मॉल टी को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। तो ये टॉल और ये क्या है? डॉर्फ है। इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके का रेशियो कहलाता है क्या? फिनोटाइप रेशियो, जो उस समय मेंडल साहब ने शुरुआती दौर पर देखा। एक दूसरा रेशियो आता है क्या? जीनोटाइप रेशियो। क्या कहलाता है? जीनोटाइप रेशियो। अब आप यदि यहां देखिए तो किस तरीके के टॉल है? कैपिटल टी एक है, फिर 2 कैसे है? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक कैसा है? स्मॉल टी स्मॉल। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये कैसा है? होमोजाइगस टॉल। कैसा है ये? होमोजाइगस टॉल। ये कैसा है? टॉल तो है लेकिन होमोजाइगस नहीं है। कैसा है? हेटेरोजाइगस टॉल, यानी दोनों कैपिटल टी नहीं। और आखिरी क्या है? होमोजाइगस डॉर्फ। तो ये 1:2:1 जो है ये क्या है? जेनेटिकल रेशियो है। तो इस तरीके से मेंडल साहब ने जो अपने इनिशियल लेवल पे जो भी कॉन्सेप्ट दिया था उनको एलील पेयर के साथ भी एक्सप्रेस कर दिया कि ये किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से इनमें प्रोसेस चलेगा। इसके साथ साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए मेंडल साहब ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने प्योर लाइन ब्रीड डेवलप की थी। ये प्योर लाइन ब्रीड का मतलब क्या है? प्योर लाइन ब्रीड का मतलब ये है कि उन्होंने कई बार टॉल प्लांट को आपस में क्रॉस कराया था। क्रॉस कराने के बाद फाइनली उनको जो ब्रीड मिली थी वो कैसी थी? होमोजाइगस थी। मीन्स कैपिटल टी वाला टॉल था,
डॉर्फ ऑटोमेटिकली स्मॉल टी वाला ही होगा। लेकिन सवाल अब हमारे साथ आता है कि हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि पेड़ को देखकर तो हमको टॉल दिखेगा तो हमको लगेगा टॉल, हम तो उसके जीन के अंदर इंसर्ट हो नहीं सकते, या तो हमको फिर उसकी जो है एनालिसिस करनी पड़ेगी तब पता चले। सो किसी भी प्लांट में वेदर इट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, यानी उसके एलील सिमिलर है या डिसिमिलर, ये फाइंड आउट करने के लिए मेंडल साहब ने एक क्रॉस दिया, उसका नाम था क्या, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या था, टू फाइंड आउट होमो और हेटेरोजाइगोटी इन एनी ट्रेट। किसी भी ट्रेट, कोई भी ट्रेट जो है या कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो ट्रेट है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट क्रॉस का। इसमें करना क्या होता था टेस्ट क्रॉस, सिंपल है कि जिस भी ट्रेट का आपको होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस पता करना है, आप उसी के रिसेसिव के साथ उसको क्रॉस करते हैं। मींस अननोन ट्रेट है आपके पास, अननोन ट्रेट मींस ये कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इस तरीके का अननोन ट्रेट है आपके पास। इस अननोन ट्रेट में अब आपको ये तो हाइट से समझ में आ जाएगा कि आप हाइट यदि देख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, इधर टॉल आप देखना चाहते हैं, टॉल या रिसेसिव, यही तो उसके ट्रेट होते हैं। तो आप देखना चाहते हैं कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस अननोन ट्रेट के रिसेसिव के साथ इसका क्रॉस कराइए। इसका रिसेसिव क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल, इसके साथ क्रॉस करा दीजिए। जब आप इसके साथ इस अननोन ट्रेट का क्रॉस कराएंगे तो आपको दो रिजल्ट मिलेंगे, आइदर 100% रिजल्ट मिलेगा आपको, या आपको 50-50 मिलेगा। मीन्स कहने का यह है कि यदि रिजल्ट आपका 100% आए, इसका मतलब जो अननोन ट्रेट हमने लिया है वो कैसा है, होमोजाइगस है। और यदि रिजल्ट 100% ना आए, 100% छोड़कर कुछ भी आए, 50-50 आए, 75-25 आए, इसका मतलब जो अननोन ट्रेट था वो कैसा था, हेटेरोजाइगस। जो हमने लिया था वो कैसा है, हेटेरोजाइगस। एक सिंपल यही पे हम इसका एक टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ, गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी, इसमें गैमेट क्या बनेंगे, स्मॉल टी। ये इसका रिसेसिव है जिसके साथ मैं क्रॉस कर रहा हूं। चेकर बोर्ड बनाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक की गैमेट हमने इस साइड रखे, दूसरे की गैमेट इधर रखे। जितने भी प्लांट बनेंगे वो सब के सब कैसे होंगे, टॉल होंगे, यानी रिजल्ट कैसा है, 100%। इसका मतलब जब ये होमोजाइगस होगा तभी रिजल्ट क्या आएगा, 100%। एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी में करके देख लीजिए ताकि आपको ये डाउट ना रहे। इनके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट क्या बनेंगे, स्मॉल टी। नाउ अगेन फॉर्म द चेकर बोर्ड। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ ये दोनों स्मॉल टी वाले क्या हैं, डॉर्फ बनेंगे। ये दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले क्या बनेंगे, टॉल बनेंगे। चूंकि यहाँ पर रिजल्ट 50-50 है, इसका मतलब है ये हेटेरोजाइगस नहीं है। तो हमने यहाँ इस तरीके से एग्जांपल लेकर इसको क्लियर किया कि जो टेस्ट क्रॉस है दरअसल वो ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो हम ट्रेट ले रहे हैं, जिनको हम आपस में क्रॉस कराना चाहते हैं, वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, एंड इट कैन बी कैरीड आउट बाय टेस्ट क्रॉस। याद रखिएगा, टेस्ट क्रॉस में केवल एक ही बार आपको क्रॉस करना है, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझिए, इसके सेल्फ क्रॉस करने मत लग जाइएगा, अदरवाइज आप घूमते रह जाएंगे, रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। केवल एक ही बार क्रॉस करना है उसके रिसेसिव के साथ। यदि रिजल्ट 100% है तो होमोजाइगस, रिजल्ट 100% नहीं है तो हेटेरोजाइगस। दिस इज ऑल ओवर अबाउट टेस्ट क्रॉस। एक चीज और जो मुझे कॉन्सेप्ट में बताते शायद भूल गया। देखिए, डोमिनेंट और रिसेसिव में ऐसा समझ लीजिए कि डोमिनेंट एक तरीके से बड़ा भाई है जो रिसेसिव को अपने सामने एक्सप्रेस नहीं होने देगा अनटिल और अनलेस, जब तक बड़ा भाई है तब। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके घरों में यदि आपके भैया के कोई दोस्त आ जाते हैं, यदि आप छोटे भाई हैं और आपका कोई बड़ा भाई,
तो यदि उसके दोस्त आ जाते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, यदि धोखे से भी आप उस एरिया में पहुंच जाए तो या तो आपको चुप बैठना पड़ेगा या तो आपको वहां से हटा दिया जाए। यानी आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब तक आपके भाई और आपके भाई के दोस्त मौजूद। यही कहलाता है डोमिनेंसी। और रिसेसिव, जब भाई ना हो तब हो सकता है वही जो आपके भैया के दोस्त हैं उनके सामने भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, तो यह कहलाता है रिसेसिवनेस। अदरवाइज जो आपके एज ग्रुप के दोस्त होंगे उनके साथ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो डोमिनेंसी का मतलब होता है कि जब तक वो डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद है तब तक रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कुछ और डाउट होगा जिसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।